Hello, guys, welcome to Brain Road Studies. My name is Ayush Nirwal and we will be studying French Revolution today. Basically, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ अपने चैनल का. ये बेसिकली मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड एम इसका है टोवर्ड्स टीचिंग. डी ट्रिपल एस भी हो गया, के वी एस हो गया एंड कोई भी चंडीगढ़ टी जी टी हो गया या फिर कोई स्टेट पी सी एस तो नहीं, पी सी एस का लेवल तो थोड़ा ज़्यादा हाई है. स्टेट टी जी टी हो गया या फिर बेसिकली टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इसमें कवर करूँगा मैं पूरी सोशल साइंस. इसमें हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी 11th 12th की, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस. तो जिसको भी मतलब जो भी चैप्टर देखना है, बेसिकली चैप्टर एक डिटेल्ड, प्रिसाइज और मज़े में पढ़ेंगे. बिल्कुल बिल्कुल भड़क नहीं लेंगे. पहली बात, एक स्टोरी फॉर्मेट में होगा, इजी टू लर्न होगा, इजी टू ग्रैब होगा. कोई भी देख सकता है. जैसे क्लास 9th का बच्चा जिसकी मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन एग्ज़ाम सिलेबस में आता है वो देख सकता है. और टीचिंग एग्ज़ाम्स को डेडिकेटेड तो है ही. तो ये सबके लिए वीडियो होने वाली है. फ्रेंच रेवोल्यूशन वन शॉट एंड लेट्स गो. तो लेट्स गो. हाँ तो गाइस, कोर्स बिल्कुल फ्री होगा, ये मैं बताना भूल गया था पिछली स्लाइड पे. तो कोर्स बिल्कुल फ्री होगा एंड वन बाय वन मैं अपलोड करूँगा. और मेरे पास पहले बता दूँ, मेरे पास हैंड राइटिंग का बहुत चोचला होने वाला है क्योंकि मेरे पास टैब नहीं है. हाँ, अंडरस्टैंड आप कर पाओगे लेकिन बहुत ही, मैं बिल्कुल, क्योंकि कीबोर्ड इसके पैड से लिख रहा हूँ लैपटॉप के, मेरे पास वो नहीं है ना रिटर्न टैब वगैरह, वो जो भी होता है उसका नाम. तो हैंड राइटिंग का थोड़ा चोचला होगा एंड माइक का भी, क्योंकि ईयरफोन नहीं है मेरे पास अच्छा वाला. तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. तो चैप्टर स्टार्ट होता है, बहुत अजीब सी बात है क्योंकि एक फॉर्मेट में स्टार्ट होना चाहिए. चैप्टर सीधा मेन इवेंट पे कूद रहा है, फिर बैकग्राउंड पे जा रहा है. तो ये जो दिख रहे हैं ना, ये धुआं धुआं हो रखा है, ये बॉम्बिंग हो रखी है. द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल. स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल. तो बेस्टाइल बेसिकली ना एक जेल है. जेल बोले तो एक फोर्ट्रेस है जो एक जेल का काम कर रही है हमारे किंग के अंडर. किंग का नाम मैं यहीं पे बता देता हूँ, बाद में आएगा ही. लुइस 16, आई भी आएगा यहाँ पे. लुइस 16 के अंडर एक जेल है. बेसिकली पहले ही भी बनी थी, लुइस 16 से बहुत पहले बनी थी. लेकिन करंट किंग हमारे जिसके अराउंड फ्रेंच रेवोल्यूशन रिवॉल्व कर रहा है चैप्टर, वो लुइस 16 है. तो स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल क्या है? 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड. ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है बकायदा. 7,000 लोग गैदर करते हैं. क्यों गैदर करते हैं? उन्हें बताया गया था कि रेवोल्यूशन में आर्मी भेजी जा रही है किंग के द्वारा उनको घसीटने, मारने, लूटने के लिए. क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी वॉइस उच्च गानी स्टार्ट कर दी थी किंग के खिलाफ. और आगे भी जो रीजंस हम डिस्कस करेंगे कि क्यों क्यों इतना गुस्सा था. एक तो आर्मी का रीज़न हो गया, डर के लिए कि हम ही निकल लेते हैं पहले ही, जो आर्म वगैरह गैदर कर लेते हैं. तो बेस्टाइल क्या है? बेस्टाइल बेसिकली एक फोर्ट है जहाँ लोगों का मानना था कि वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स मिलेंगे, आर्मरी होगी पूरी, उसे जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं. फिर हमारे पास वेपन्स हो गए जो आर्मी किंग भेज रहा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए. एक तो रीज़न ये था. दूसरा, फ्रस्ट्रेटेड थे. आगे जो रीज़न आने वाले मैं बताऊंगा. लेकिन ये इवेंट से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर. फिर हम बैकग्राउंड में जाएंगे, जैसे मूवी नहीं होती, मूवी का फ्लैशबैक फिर बाद में मिलता है. कई मूवीज़ का, हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी आपने. क्लासिक स्टोरी दिखाई गई है, क्लासिक जो पैटर्न है एनसीईआरटी का. 14 जुलाई, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. 14 जुलाई, बेसिकली यहाँ से कह सकते हो आप मेन फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है. 1789. 1789, ये 8 ज़्यादा बड़ा नहीं बन गया? और ये क्या हो रहा है, वेट. 1789, ये डेट बहुत ज़रूरी है. इस डेट को ये 7,000 लोग, जिसमें मर्द और औरत जात, सॉरी थोड़ी अजीब लैंग्वेज होगी, मेल और फीमेल जेंडर्स दोनों इंक्लूडेड है. हमारी एनसीईआरटी की लाइन है ये, मैं नहीं बोल रहा हूँ. वो स्टॉर्म कर देते हैं बेस्टाइल को, जो कि बेसिकली एक जेल है.
क्यों स्टॉर्म करते हैं? एक तो रीज़न वो हो गया, उन्हें वेपनरी चाहिए थी। दूसरा, ये जो वेस्टाइल है ना, ये पावर एंड अथॉरिटी का सिंबल है। किसका सिंबल है? अथॉरिटी का। लुई 16 का। बंदे बस 7 है पूरी जेल में। पूरी जेल में बस 7 बंदे हैं। 7 7 प्रिजनर्स है बस। लेकिन सिंबल है भाई का, पावर का। तो इसकी पावर को गिराओ पहले, ये मानना था लोगों का। इसकी पावर को गिराओ और आर्मरी कैप्चर कर लो। और किया भी उन्होंने। एक कमांडर होते हैं, कमांडर भी थे वेस्टाइल के। उनका मतलब कुछ आर्मी भी डिप्लॉयड थी, शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आर्मी, सेगमेंट ऑफ आर्मी। लेकिन 7,000 बहुत बड़ा नंबर था, ओवर पावर करती है आर्मी को। फिर कमांडर जो है उनकी डेथ हो जाती है, फोर्ट्रेस डेमोलिश हो जाता है। और जो इसके स्टोन फ्रेगमेंट्स है ना, स्टोन वेस्टाइल जैसे स्टोन का ही तो बना होगा, जो वेस्टाइल के स्टोन फ्रेगमेंट्स हैं उसे वो बेचे जाते हैं मार्केट में। बहुत मस्त इवेंट, क्लासिक इवेंट है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो ये तो होगी। अब हम बैकग्राउंड पे जाते हैं थोड़ा, चलते हैं बैकग्राउंड पे। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ? चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आ जाइए अपने आगे, बैकग्राउंड पे चलते हैं ना। बैकग्राउंड कह रहे थे ना। तो ये जो अपने मोटा भाई देख रहे हो ना आप, पेट निकला हुआ है इनका, ये है अपने लुइस 16। प्रोटैगनिस्ट कह लो, एंटागनिस्ट कह लो। एंटागोनिस्ट होता है, क्या हो रहा है मेरी प्रोनाउंसिएशन को आजकल। लुइस 16। तो अभी, अब आप एक बात सोचो। एक तो आपको वो सिस्टम ही खराब दिया हो, और आगे आप भी कुछ ना करो। सारी इनकी गलती नहीं थी। देखो, मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली गलती तो थी, सुधारा नहीं कुछ। लेकिन पहले से ही सिस्टम भी खराब था। तो चलते हैं क्या क्या सिस्टम खराब था, कैसे क्या हुआ, इसकी थोड़ी हिस्ट्री पे चलते हैं। तो जो लुई 16 है ना, वो बर्बन फैमिली के हैं। बर्बन फैमिली, क्लास 9th में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इससे। टीजीटी का पता नहीं, वैसे मैं डिटेल में तो जा ही रहा हूँ। बर्बन फैमिली, मुश्किल पूछते हैं यहाँ से क्वेश्चन। फैमिली बस स्टिल सिलेबस का पार्ट है, पढ़ना तो पड़ेगा। बर्बन फैमिली, बर्बन बिस्किट भी आता है ना एक, बर्बन फैमिली का पार्ट है। 1789 की इवेंट हमने देखी पीछे, अब बैकग्राउंड में है। 1774 को बैठते हैं अपनी गद्दी पे, अपने आयरन थ्रोन पे। आयरन थ्रोन में वैसे बोल रहा हूँ, आयरन थ्रोन नहीं था। जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखे उनको पता होगा। 1774 में बैठते हैं अपनी गद्दी पे। सिर्फ 20 ईयर्स ओल्ड, बाय द वे। 20 ईयर्स ओल्ड। शादी, इनकी वाइफ का नाम देख लो, वाइफ ही मैरी एंटोनेट। मैरी भाई, हैंड राइटिंग के लिए पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ मैं। एक तो हैंड राइटिंग खुद अच्छी नहीं है, ऊपर से मेरे पास पैड नहीं है, मुझे ही बताया कैसे लिख रहा हूँ मैं। तो एडजस्ट कर लेना गाइस। एंटोनेट। मैरी एंटोनेट से इनकी शादी होती है। मैरी एंटोनेट जो थी ना, मेरे ख्याल में ई आएगा यहाँ पे। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ध्यान से देखना। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, उनसे इनकी शादी होती है। और अभी आगे देखना, एक तो ना इनको ट्रीजरी एम्प्टी मिलती है। अभी मैं रीजंस डिस्कस करेंगे अगले पेज पे, हम अगली स्लाइड पे। रीजंस मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, उसका थोड़ा बैकग्राउंड है, तो उसमें रीजंस में भी जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो रीजंस क्या थे, मतलब थोड़ा उनका इकोनॉमिक कंडीशन सोच देख लेते हैं हम एम्पायर की। इकोनॉमिक देख लेते हैं। पहली, एम्प्टी ट्रेजरी मिली भाई को। एम्प्टी ट्रेजरी, एम्प्टी ट्रेजरी। जो खजाना पास आउट पास ऑन होता है, इसलिए तो मैंने बोला हमारे मोटा भाई की भी पूरी गलती नहीं थी। जो खजाना उनके पापा को देना था उन्हें, मतलब वो तो प्रिंस थे ना, बाद में तो राजा बने, वो एम्प्टी था। हाँ वो बात अलग है, भाई ने घर भरने के लिए इसे कुछ खास किया भी नहीं।
बैठ के खाया पिया है ज़िंदगी भर। दूसरा दूसरा रीज़न था डाउनफॉल का, वो था पैलेस ऑफ वर्साइल्स। अब आप सोचोगे कि एक पैलेस क्या रीज़न होगा भाई, पैलेस ऑफ वर्साइल्स। स्पेलिंग क्या थी इसकी, वर्साइल्स, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, एक मिनट। पैलेस ऑफ वर्साइल्स। तो जो पैलेस था ना, मतलब अगर आप आज भी देखोगे ना, इससे शानदार पैलेस आपने देखा नहीं होगा। बेसिकली लुइस 16 की बात हो रही है ना, लुइस 14, जो उनके दादाजी थे, जिन्हें सन किंग कहा जाता है, सन किंग, फ्रांस के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स बोल लीजिए, उन्होंने बनाया था पैलेस ऑफ वर्साइल्स। और वो पास ऑन हो रहा था। इतना ग्रैंड पैलेस था, इतना ग्रैंड पैलेस था। अब आप ये समझो, आप, आपके पास पैसे हैं नहीं, आपके पापा ने आपको गाड़ी दे दी, मान लो रेंज रोवर, या फिर, हाँ रेंज रोवर कह लो, पैसों से, सारों पैसों से आपने खरीद लिया रेंज रोवर, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको फ्यूल के पैसे नहीं है। हर एक किलोमीटर में वो फ्यूल मांग रही है। इससे अच्छा आप सोचो कि मतलब i20 ले लेते, स्विफ्ट ले लेते। तो पैलेस इतना ग्रैंड हो गया, उसका जो स्टाफ था 1000 मेंबर्स का, मतलब मोर देन 1000, और बाकी आसपास के खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे, मतलब बहुत ही इंपीरियल लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी। अंबानी भी नहीं जी रहे होंगे ऐसी लाइफ, ऐसी लाइफ जी रहे थे ये। और पैसे थे नहीं, तो यहाँ पे जा रहा था खर्चा। अब थर्ड बहुत सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो है, जो फ्रांस है ना, अपना जो फ्रांस है, उसने हेल्प किया था। किसको हेल्प किया था? अब आपको पता है, आपको ना भी पता हो तो बता दूं, फ्रांस और ब्रिटेन की एक क्लासिक राइवलरी, अभी आप देखते हो वर्ल्ड कप फीफा में, पहले भी थी फ्रांस और ब्रिटेन क्लासिक राइवलरी। तो ब्रिटेन के खिलाफ जाना ही था फ्रांस को। अमेरिका की हेल्प की थी, ब्रिटेन सब पे कब्जा करता, हांड ही रहा था अपना, उस टाइम पे घूम ही रहा था कब्जा करता। तो अमेरिकन कॉलोनीज की, 13 कॉलोनीज बाय द वे, 13 कॉलोनीज। भाई एक तो ये पेन ना, 13 कॉलोनीज की हेल्प की थी इंडिपेंडेंस दिलाने में। तो अब चक्कर पता है क्या हुआ, इनके ऊपर टोटल 2 बिलियन लीवर्स का डेप्थ हो गया। देख, एक तो पहले ही था, एक एक जो वॉर हुआ इनको, 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, एक उससे जुड़ गया, तो टोटल 2 बिलियन लीवर्स। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे 2 बिलियन मजाक नहीं था, चाहे कोई राजा ही हो। लीवर्स क्या है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। लीवर्स है फ्रांस की, लीवर्स, RLIVRES, लीवर्स है फ्रांस की करेंसी, फ्रांस की करेंसी। जैसे इंडिया की रुपये है ना, 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, ऐसे लीवर्स फ्रांस की करेंसी है। 2 बिलियन लीवर्स का डेप्ट टोटल हो गया था। अब जो मनी लेंडर्स है, जैसे फ्रांस का जो किंग है, वो भी किसी से तो लैंड मनी लोन पे ले ही रहा होगा, उन्होंने 10% एक्स्ट्रा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसका पॉइंट नहीं है ये, 10% एक्स्ट्रा चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। सो की एक बात, लुइस 16 और फ्रांस के लग गए थे हर साइड से, हर साइड से लग गए थे। तो अभी 10% एक्स्ट्रा, वो भी 2 बिलियन लीवर्स पर, कैसे चुकाए आदमी, कैसे चुकाए? तो क्या करती है सरकार? सरकार बेसिकली कर क्या सकती है, क्या कर सकती है सरकार? सरकार अपने टैक्सेस बढ़ाएगी। अब टैक्सेस सोसाइटी पे इम्पोज करेगी। गवर्नमेंट कैसे अर्न करती है? टैक्सेस से ही तो अर्न करती है। तो टैक्सेस बढ़ाएगी, टैक्सेस सोसाइटी पे इम्पोज करेगी। अब सोसाइटी जाननी पड़ेगी हमें कैसी थी उसकी। और अगर कोई भी स्ट्रेस ले रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा, बोरिंग लग रही है हिस्ट्री, तो भाई तुम जा सकते हो। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, स्टोरी फॉर्मेट में। इससे आसान हिस्ट्री नहीं हो सकती, इससे आसान हिस्ट्री नहीं हो सकती। हिस्ट्री बेसिकली एक स्टोरी है कि राजा कैसे रहा होगा,
किस चीज़ों ने उसके नाक में दम किया होगा। बेसिकली लुइस 16 की स्टोरी है ये अपनी फर्स्ट हाफ में, कैसे चेंज आता है सोसाइटी में। अभी देख रहा हूँ मैं न्यूज़ में कई इंडिया वाले, ऑब्वियसली मैं भी दुखी ही हूँ कि कैसे हमारी कंट्री के हाल चल रहे हैं। तो वैसे ही उस टाइम पे भी लोग दुखी हुए थे। अभी हमारी कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है, पता नहीं होगा लोगों को तो, बट मैं बता दूँ कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है। मैं सपोर्ट किसी को नहीं करता हूँ, वो तो मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता, बट उस टाइम पे ऐसे ही हाल हो गए थे। लोग अपनी कंट्री से दुखी थे। तो जब 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 लोग ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, सर से ऊपर पानी जाता है, तो यही होता है। चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे, सोसाइटी समझते हैं कि टैक्सेस कैसे इम्पोज। ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या? टैक्सेस तो हर गवर्नमेंट इम्पोज करती है, ऐसा उसी सोसाइटी में क्या हुआ जो बस कर दिया उन्होंने, बेस्ट आइल ही फूक दिया लोगों ने। क्या हुआ ऐसा, समझते हैं। हाँ, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं। अभी हम सोसाइटी डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी कैसी थी। तो सोसाइटी का हाल इतना ख़राब था, ट्रस्ट मी गाइस, तुम्हारा ना ये रिएक्शन होने वाला है कि क्या तुम इमेजिन नहीं कर सकते, तुम इमेजिन नहीं कर सकते कितना बेकार हाल था सोसाइटी का। एग्जैक्ट रिएक्शन बाय द वे, मेरा फर्स्ट टाइम मेरा भी यही रिएक्शन था। किंग, अभी हम अपने किंग पे आ जाते हैं, लुई 16 पे। ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये मैं चार्ट ढूंढ के लाया हूँ बहुत मुश्किल से, थोड़ा तारीफ कर देना मेरी। ये जो किंग है, अपना किंग है, ये लुई 16 है। इसके नीचे जो ये सेकंड है, मतलब एस्टेट मान लो, तीन एस्टेट में डिवाइडेड था अपना फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस बोल रहा हूँ, फ्रांस। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। तो फर्स्ट पे तो किंग हो गया, एब्सोल्यूट अथॉरिटी। एब्सोल्यूट नहीं था, हम जानेंगे बाद में कि हाँ एब्सोल्यूट ही क्या था एक तरीके से, बट रेजिस्टेंस था थोड़ा बहुत। फर्स्ट पे है क्लर्गी, क्लर्गी। सेकंड पे अपनी नोबिलिटी। नोबिलिटी क्या होती है? एरिस्टोक्रेसी, नोबिलिटी, बेसिकली मिनिस्टर्स वगैरह। ये एल है, सॉरी यार। एंड थर्ड पे अपनी पीजेंट्री। वैसे नाम की पीजेंट्री है, बता रहा हूँ, इसमें सब इंक्लूडेड है। ये एजुकेटेड भी होते थे थोड़े बहुत, तो लॉयर्स, बिजनेसमैन, वो सब इंक्लूडेड है इसमें। लेकिन ये इंटरनली भी डिवाइडेड थी थर्ड एस्टेट। जैसे इसमें ऊपर आते थे लॉयर्स वगैरह और नीचे पीजेंट्री, बट है थी तो थर्ड ही। कलेक्टिव वो है, इन्होंने जो भोगा है बेचारों ने इतने सदियों में। अभी जो तुम जानने वाले हो ना नेक्स्ट चीज, दैट विल ब्लो योर माइंड विद एग्जैक्ट सेम रिएक्शन लाइक दिस। क्लर्की वॉज बेसिकली अपनी चर्च होता है ना, चर्च, कैथोलिक चर्च होता है जो क्रिश्चियन, उसके प्रीस्ट्स, क्लर्जी, जो फादर बोलते हैं जिन्हें हम। नोबिलिटी वॉज बेसिकली मिनिस्टर्स, नाइट्स वगैरह वगैरह। बाकी सारे थर्ड एस्टेट में। अभी हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा था कि 10% रेट बढ़ गया था, मनी लेंडर्स ने बढ़ा दिया था, एंड 2 बिलियन लीवर्स हो गए थे अपने इकट्ठे। 2 बिलियन लीवर्स। राजा कहीं से तो निकालेगा, मोटा भाई को बैठ के खाना भी तो है। तो टैक्सेस बढ़ा दिए, चलो फेयर इनफ, टैक्सेस बढ़ा दिए, चलो कोई नहीं, टैक्सेस बढ़ा दिए, ठीक है कोई नहीं, बढ़ा दिए टैक्सेस, इट्स ओके। वैसे अनफेयर तो है, टैक्सेस जिस हद तक उसने बढ़ाए थे अपने खर्चे कम करने के बजाय पर्सनल, पर चलो फिर भी टैक्सेस बढ़ा दिए। लेकिन बात पता है क्या है? टैक्सेस बस थर्ड एस्टेट देती थी, बस थर्ड एस्टेट टैक्सेस देती थी। जो फर्स्ट एंड सेकंड थे बैठ के खाते थे। और मैं तुम्हें एक और मस्त बात बताऊं, मतलब दैट विल ब्लो योर माइंड। जो ये थर्ड एस्टेट थी ना, ये थर्ड एस्टेट, एक मिनट में थोड़ा क्लियर कर लो बोर्ड। जो ये थर्ड एस्टेट थी ना, ये 90% पॉपुलेशन थी फ्रांस की।
90% ऑफ द पॉपुलेशन। तो बेसिकली जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी थे ना वो बस 10% थे, बस 10%। और 90% थी पीजेंट्री। बेसिकली पीजेंट्री थी 90%। वो पीजेंट्री है ज़्यादातर थर्ड एस्टेट में, तो थर्ड एस्टेट 90% कह सकते हैं। बट मजाक की बात पता है क्या है, जो लैंड थी ना, लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, लैंड, वो क्लर्जी एंड नोबिलिटी 60% ओन करते थे लैंड, और पीजेंट्री बस 40%। अब ये देखो, तुम 90% ऑफ द पॉपुलेशन है, 40% लैंड ओन कर रहे हैं, 60% लैंड ओन ओन्ड बाय क्लर्गी एंड नोबिलिटी। तो हालत इमेजिन कर रहे हो तुम इनकी। टैक्सेस बस ये पे कर रहे हैं। क्लर्गी एंड नोबिलिटी वर एब्सोल्युटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। उन्हें एक पैसा पे नहीं करना होता था, एग्जेम्प्टेड कंप्लीटली। ये नोट डाउन कर लो, ये मतलब की पॉइंट है। कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, सारा बर्डन इनके ऊपर था। और बेचारे 90% पॉपुलेशन हो गए, 40% लैंड ओन कर रहे थे बस। अभी टैक्सेस के टाइप भी हैं। एक तो है टेल, यहीं पे लिख दूं क्या, टेल। टेल जो ये टैक्स है ना, वो जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, बेसिकली जो किंग था, इंपीरियल था, इंपीरियल अथॉरिटीज थी, उनके द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता था थर्ड एस्टेट से, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड तो देती नहीं थी। अब एक और मस्त बात बताऊं तुम्हें, जिससे तुम्हारा फिर से यही रिएक्शन आने वाला है। वो बेचारे इसका तो टैक्स पे करते थे किंग का, जो क्लर्जी है ना वो अपना खुद का टैक्स भी एक्सट्रैक्ट करती थी थर्ड एस्टेट से, अपना खुद का टैक्स। और उसका नाम था टिथे। 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 तो ये टैक्स एक्सट्रैक्ट करती थी चर्च, क्लर्की, पीजेंट्री से। और किंग एक्सट्रैक्ट करता था टेल, टेले, टेल हो गया टेले, जो भी है, ठीक है। और जो टैक्स था ना, टैक्स, ये जो टेल टैक्स था, जो डायरेक्ट वाला टैक्स था, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, टिथे, क्लर्की एक्सट्रैक्ट करती थी। टेल था जो डायरेक्ट टैक्स था। ये सोल्ट, टबैको हो गया, सोल्ट हो गया, ये डेली कंजम्पशन की चीज़ों पे वो इम्प्लाई था। मतलब डेली कंजप्शन की, मतलब जो बेसिक बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, तो इनसे तुम बच नहीं सकते थे। और सारा बर्डन थर्ड पे, एस्टेट पे। अब बढ़ा भी दिया टैक्सेस, पहले से तो था ही ये तो ओल्ड रिजाइम का पार्ट है। बताऊंगा ओल्ड रिजाइम क्या है। ओल्ड रिजाइम इज नथिंग बेसिकली, जो पहले की सोसाइटी जो एग्जिस्ट करती थी, जो ये बेसिकली मैं पहले की सोसाइटी बताइए तुम्हें। ये टेल टी थे पहले से ही था, 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उससे पहले ही था। और उसके बाद ये सोचो तुम, 10% बढ़ा जो लैंडर्स ने, 10% जो इंटरेस्ट बढ़ा दिया अपना, वो भी उन्होंने यहीं से निकाला, टैक्स रेज कर दिया, लेकिन सारे थर्ड पे। तो क्यों नहीं आएगा गुस्सा भाई। तुम्हें कोई, मतलब तुम्हें कोई एक चीज़ बताए और एक चीज़ एक्स्ट्रा मांगने लग जाए तुमसे, तुम्हें तुम्हारा दिमाग सनक जाएगा। तो इन पे इमेजिन करो क्या बर्डन था। अभी बेसिकली हमने टैक्सेस तो देख लिए कि टैक्सेस बढ़ा दिए। अभी और भी रीजंस देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के और भी क्या रीजन थे। एक रीजन तो टैक्सेस का सिस्टम ही हो गया सारा, कि कैसे कैसे बैकग्राउंड था एंड कैसे कैसे वो बढ़ा, कैसे कैसे सिर्फ सारा बर्डन पीजेंट्री पे था। अभी दूसरा रीजन देखते हैं। दूसरा रीजन था सब्सिस्टेंट क्राइसिस, क्राइसिस बेसिकली, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस, पहले मैं लिख लेता हूँ। सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस।
थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस बेसिकली क्या था, तो जो एक है ना, एक फिगर दी गई है हमें एनसीईआरटी में, 1715 से लेके 1789 तक ना, फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी। अब ना क्या था, पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन जो ग्रेन्स का जो पेस था, जो फार्मिंग थी, जो ग्रेन्स का जो ओवरऑल प्रोडक्शन हो रहा था, वो उतना पेस नहीं बना पा रहा था। वेजेस फिक्स थी, जो वर्कर्स थे ना उनकी वेजेस फिक्स थी, वेजेस फिक्स, वेजेस वर फिक्स, पर जो प्राइस था, कॉमोडिटी जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, उनका जो प्राइस था वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, और पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। तो बेसिक नेसेसिटीज के भी दाले पड़ गए थे, क्या क्या बोलते हैं, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, नेसेसिटीज के भी वो पड़ गए थे, जो भी होता है यार, वो पूरी नहीं हो रही थी उनकी। तो उसी को, जहाँ बेसिक नेसेसिटीज जिस कंडीशन में पूरी नहीं हो रही, उसी को सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा गया है, जो वन ऑफ द रीजंस था फ्यूल जगाने के लिए, फ्यूल भरने के लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। ये ऐसी चीज़ें ना ओल्ड रिजाइम में होती रहती थी। अब ओल्ड रिजाइम के साथ साथ जान लेंगे, ओल्ड रिजाइम, ये नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत आता है सब्जेक्टिव में, क्लास 9 में खासकर। हाँ, वन वर्ड में ही पूछा जा सकता है टीचिंग एग्जाम्स में। ओल्ड रिजाइम इज बेसिकली सोसाइटी प्रायर टू 1789। 1789 में अपना ये बेस्टाइल फोर्ट का जो वो हुआ था ना, कांड हुआ था, उससे पहले की सोसाइटी है। अब क्या हुआ था बेस्टाइल से, सबको पता है, कमेंट कर देंगे सब, कमेंट में बताना क्या हुआ था। बेस्टाइल से हुआ था स्टार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 में बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। बेस्टाइल की स्टॉर्मिंग एक स्टार्टिंग पॉइंट माना गया है। उससे पहले की जो सोसाइटी ना, मतलब रेवोल्यूशन तो एक बड़ा चेंज लाया, इसके बाद तो चेंज हुआ सोसाइटी, रेवोल्यूशन का मतलब ही लिटरली चेंज होता है। इससे पहले की जो सोसाइटी जो मैंने बताई कि थर्ड एस्टेट में डिवाइडेड थी, तीन में, टेले था, टिथे था, टैक्सेस थे, ये क्राइसिस आती रहती थी, वो बेसिकली ओल्ड रिजाइम है। ओल्ड रिजाइम पुराना, बेसिकली पुरानी सोसाइटी, पुराना सिस्टम, ओल्ड रिजाइम। अब ओल्ड रिजाइम से पहले पहले जो चीज़ें आती थी ना, वो साथ में हो गई, सबसिस्टेंस क्राइसिस भी आ गया। वो चीज़ें नहीं थी ओल्ड रिजाइम में, वो जो कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाया, वो सब, वो जो इतना जो डेप्थ बढ़ा हुआ था 10%, वो बढ़ा हुआ था, वो सारा थर्ड एस्टेट पे इम्पोज कर दिया। वो चीज़ें नहीं थी इससे पहले, था डेप्थ बट इतना नहीं था, इतने ज़्यादा टैक्सेस नहीं थे। अब सारी चीज़ इकट्ठी हो गई, प्लस फ्यूल की तरह एक्ट कर रही थी कई चीज़ें, जो मैं आगे बताऊंगा। तो बेसिकली स्पार्क्स जागने लग गए और फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया ये। ठीक है, ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाला क्लियर हो गया पॉइंट। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कैसे लगे हर साइड से लुई 16 के। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है मिडिल क्लास। मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि तीन क्लासेस थी। अब जो थर्ड एस्टेट थी, थर्ड एस्टेट, उसमें सिर्फ पीजेंट्री नहीं थी, उसमें लॉयर्स वगैरह, थोड़े मतलब एजुकेटेड लोग भी थे, थोड़े मर्चेंट्स भी थे, और पीजेंट्री तो बहुत ज़्यादा थी। तो जो ये मर्चेंट्स वगैरह थे ना, जो वेल्दी क्लासेस थी, सिर्फ पीजेंट्री कुछ नहीं कर सकती थी, ये तो आपको पता है। पीजेंट्री गरीबी से जूझ रही थी बहुत ज़्यादा, वो तो अकेली कुछ नहीं कर सकती थी। तो ये जो लॉयर्स वगैरह थे, लॉयर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ये जो मर्चेंट्स लॉयर्स थे ना, इन्होंने कमान संभालनी स्टार्ट की। एक एमरजेंस ऑफ न्यू क्लास देखने को मिला, जिसे मिडिल क्लास बोलते हैं, सोशल ग्रुप्स, एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, जो एग्जैक्ट टर्म यूज़ की गई है आपके एनसीईआरटी में।
जो ये मर्चेंट्स थे ना, मतलब बेसिकली ये सिल्क हो गया, टबैको हो गया एंड वुलन क्लोथिंग हो गई, उसमें क्या करते थे, उसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते थे और वो वेल्दी क्लासेस को बेचते थे। तो ये अच्छे खासे अमीर थे। एजुकेटेड सेक्शंस थे हमारे लॉयर्स, जो ह्यूमन राइट्स के बारे में थे, देखते थे। अभी अमेरिकन कॉलोनीज को जस्ट इंडिपेंडेंस दिलाया था फ्रांस ने, हमें पता चला था पीछे। तो जो फ्रांस ने इंडिपेंडेंस दिलाया था ना, अभी जिस कंट्री को तुमने इंडिपेंडेंस दिलाया ना, वही तुमसे आगे निकल गई। अमेरिका में हमें इंडिविजुअल राइट्स का कंसेप्ट देखने को मिला, जो कि फ्रांस में बिल्कुल नहीं निभाया जा रहा था। थर्ड जो एस्टेट है, उसके लगे हुए थे हर साइड से। कहाँ से इंडिविजुअल राइट्स मिलेंगे बेचारों को? वो तो दूर दूर तक इंडिविजुअल राइट तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। तो लोग ना हर जगह बातें होने लगी, हर जगह सैलून्स में बैठ के, शॉप्स में बैठ के, हर जगह बातें होने लगी कि भाई हो क्या रहा है। अभी जैसे जाते हो ना तुम, बाल कटवाने जाते हो शॉप्स में, लड़कों के लिए खासकर, तो ये नाई वगैरह नाई लोग होते हैं, कुछ भी बातें स्टार्ट कर देते हैं कि बीजेपी ये कर रही है, ऐसे बातें बहुत स्प्रेड होने लग गई। कुछ थिंकर्स का एमरजेंस हुआ, ये तो मिडिल क्लास की बात होगी, कुछ थिंकर्स का भी एमरजेंस हुआ। हमारे मेन मेन थिंकर्स हैं ये अपने, यहाँ पे जो आप पिक देख रहे हो, ये हैं अपने मोंटेस्क्यू, बहुत प्रोमिनेंट थिंकर है ये भी। स्पेलिंग ध्यान से लिख लेना, मोंटेस्क्यू। ये आई है। अपने और भी थिंकर थे जैसे जॉन लॉक। ये नाम रट लेना बिल्कुल, वैसे तो मैं स्टोरी फॉर्मेट में इजी वे में बोल रहा हूँ, बट ये नाम बहुत ज़रूरी है, हर जगह पूछते हैं, खासकर टीचिंग एग्जाम्स में। हाँ, एक थे हमारे, क्या थे, हाँ एक थे हमारे रूसो। रूसो, रूसो। तो ये तीन थिंकर थे, थिंकर थे, राइटर थे, इन्फ्लुएंसर थे। इनकी इन्होंने बुक लिखी है सबने। ये मोंटेस्क्यू हैं, ये वाले जो आप पिक देख रहे हो मोंटेस्क्यू हैं। इन्होंने लिखी थी, पहले जॉन लॉक से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। रूसो ने लिखी थी मेरे ख्याल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ यही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और मोंटेस्क्यू ने लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉज। तो ये क्या चक्कर है, मतलब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो मोनार्क है ना, मोनार्क क्या होता है, राजा। इस टाइम पे मोनार्क कौन था, लुई 16। उसके एब्सोल्यूट जो अथॉरिटी है उसको क्वेश्चन करती है। मतलब भाई क्या है ये, तुम जो कह रहे हो, तुमने जो पास कर दिया, लोग वो मान लेंगे, हम हमारे कोई राइट्स नहीं है। तो बेसिकली इन हिज बुक ही रिफ्यूट, रिफ्यूट मतलब मना करना, ओपनली मना करना, द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ मोनार्क। एब्सोल्यूट पावर तो होनी नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी टाइप होना चाहिए कुछ, मतलब बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो गवर्नमेंट है अकाउंटेबल होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को, अपनी प्रजा को। ऐसे नहीं कोई भी रूल बना दिया, जवाबदेही होनी चाहिए, अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही। एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए गवर्नमेंट और उसके बीच में, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो सरकार भी गई। अब स्पिरिट ऑफ लॉज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो डायरेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंस्पिरेशन ले रखी है। बेसिकली पहले तो अमेरिका ने ली थी इंस्पिरेशन। स्पिरिट ऑफ लॉज में तीन पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बताई गई है, मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स। एक हो गया अपना लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर। यार स्पेस कम पड़ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट पेज पे चले गया, यहाँ पे मैं ये रब कर रहा हूँ।
तो मोंटेस्क्यू थे, ये मैं फिर से लिखूं क्या? ये मोंटेस्क्यू है, मैं फिर से नहीं लिख पाऊंगा यार, बहुत स्लो हो जाता है। तो इन्होंने लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें इसने इन्होंने डिवीजन ऑफ पावर्स बताई थी। एक तो हो गया अपना लेजिस्लेटिव, बेसिकली एक ही बात कर रहे हैं ये और जॉन लोग, कि पावर एक हाथ में तो होनी नहीं चाहिए, एग्जीक्यूटिव। और ये थोड़ी प्रिसाइज बात कर रहे हैं कि सिस्टम कैसे डिवाइडेड होने चाहिए, उन्होंने बस रिफ्यूट किया था। और जुडिशियरी, ये आप देख सकते हो, ये हमारी आज की करंट इंडिया में भी डायरेक्ट इंस्पिरेशन लिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना आपने तीनों को, मोंटेस्क्यू, रूसो और जॉन लोक, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मोंटेस्क्यू। बाकी इनका रिएक्शन देखो, मानना तो है नहीं किसी को, इंस्पिरेशन हालांकि बाद में ली गई, लेकिन उस टाइम पे इग्नोर ही किया जाता था कि किंग ने मेरे ख्याल में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन पे। हाँ, लेकिन वो ज़्यादा, जो हमारे सिटीजन्स थे, हमारी जो प्रजा थी, वो बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे थे इन थिंकर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, ये याद रखना हमें। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो नेक्स्ट सेगमेंट है आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। तो हुआ कैसे, स्टार्ट कैसे हुआ? अभी बेस्टाइल तक हमें पहुंचना है धीरे धीरे, उसका थोड़ा बैकग्राउंड चल रहा है। तो हुआ कैसे? तो स्टार्ट सीधा वहीं से होता है, लुई 16 ने टैक्सेस बढ़ा दिए। लेकिन बात पता है क्या है, लुई 16 या फिर कोई भी फ्रांस का जो किंग है, वो टैक्सेस ऐसे ही नहीं बढ़ा सकता था, उसे असेंबली बुलानी पड़ती थी। ऐसे थोड़ी है कि मतलब हाँ सुबह उठा, चलो एब्सोल्यूट तो है लेकिन फिर भी सुबह उठा, आज टैक्सेस 2 के 4 कर दो, ऐसे थोड़ी। एक एस्टेट जनरल मीटिंग होती है, वो बुलानी पड़ती थी। यहाँ पे लिखूँ क्या मैं? एस्टेट जनरल मीटिंग, मीटिंग मीटिंग तो लिख लोगे। एस्टेट जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती थी। और ये जो एस्टेट जनरल मीटिंग है ना, वो लास्ट टाइम आई थी 1614 में। इससे पता चलता है कि हालांकि लुई 16 को एम्प्टी ट्रीजरी मिली थी, लेकिन कुछ कांड उसने खुद भी करे थे। जो 150 साल से चीज़ें चल रही है उसे फिर खुद भी बिगाड़ा था उसने। तो लुई 16 कॉल्ड द मीटिंग, कॉल्ड द असेंबली ऑन 5 मई। अभी याद होगा मैंने क्या बताया था आपको, बेस्टाइल का जो स्टॉर्मिंग हुई थी वो हुई थी 14 को, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 14 जुलाई को। या 5 में, उसकी प्रायर, उसकी उससे पहले की इवेंट्स की बातें कर रहे हैं हम। 5 मई 1789 असेंबली बुलाते हैं ये। तो जो फर्स्ट एस्टेट है, 3 एस्टेट होती हैं हमारी, कौन सी रिकॉल करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो फर्स्ट एस्टेट थी ना अपनी, अपनी जो मौज में थी बिल्कुल, मतलब खाना था, सोना था और प्रेयर्स करनी थी, और टैक्स भी वसूलने थे क्लर की। अबे यार, चलो क्लर की तो तुम्हें पता ही है, फर्स्ट एस्टेट क्लर की है। हर एस्टेट के ना रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे एस्टेट जनरल मीटिंग में, इनके थे 300। सेकंड जो नोबिलिटी थी उसके भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। लेकिन थर्ड एस्टेट इतनी बड़ी थी कि कम से कम नंबर भी उनका 600 था। बड़ी इतनी थी। एक तो यार मैं ना सही में दुखी हो गया हूँ इनसे, मेरी राइटिंग से और मेरी लैक ऑफ इक्विपमेंट से। 600, ठीक है। तो इसका ना मतलब, फिर भी ठीक था, चलो ठीक है, स्टेट जनरल मीटिंग बुला ली। ये देखो कितना सहन कर रहे हैं लोग। अभी क्या चक्कर था कि, अभी क्या था देखो, एक तो थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर थे, और मजाक मस्त बात बताऊं तुम्हें, जो पीजेंट्स थे और जो वुमेन थी
उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनको एंट्री तक नहीं दी गई थी। इसमें बस लॉयर्स, मर्चेंट्स वगैरह, एजुकेटेड मेंबर्स, बिजनेसमैन वगैरह थे थर्ड एस्टेट के। और उनकी जो कंप्लेंट्स थी, जो वो पीजेंट्री वगैरह हो गई, वो 40,000 लेटर्स में थी। 40,000 लेटर्स, वो भी अप्रूव्ड हुए हुए, कई तो रिजेक्ट भी किए गए होंगे। 40,000 लेटर्स की कंप्लेंट्स थी जो ये लेके आए थे अपनी पूरी एस्टेट की तरफ से। अब तुम ये सोचो कि ये 300 है, ये 300 है, ये 300 है, नहीं ये 600 है, सॉरी। हाँ, तो इसको सबको एक एक वोट देना फेयर होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों साथ ही हैं, एक एक दूसरे के भाई बंधु की तरह रहते हैं, ये टैक्स क्यों देना चाहेंगे? सबको एक एक वोट दे रखी थी, जबकि 600 तो पूरा रिप्रेजेंटेटिव था भी नहीं, पीजेंट्स तो डिनाई कर रखे थे। कितना ज़्यादा नंबर होगा थर्ड एस्टेट का? 90% ऑफ द फकिंग पॉपुलेशन। इसको वन वोट, इसको वन वोट और इसको वन वोट, फेयर ही नहीं था। इन्होंने डिमांड किया कि हर मेंबर को एक वोट दी जाए, तो इनके पास ऑटोमेटिकली 2 हो जाती। नहीं तो ऐसे तो ये 2v1 कर ही देंगे, एक एक वोट से तो 2v1 हो ही जाएगा। लेकिन इन्होंने मांगा हर मेंबर के को एक वोट दी जाए ताकि फेयरली लड़ें डिबेट को। लेकिन इनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया मुंह पे ही। अभी पानी भर गया था, अब तुम सोचो कितना बर्दाश्त करोगे, कितने चांसेस दिए इन्होंने अपने मोटा भाई, अपने किंग को, लेकिन भाई मान ही नहीं रहे। अब पानी सर से ऊपर चला गया और डेट्स ऑल। आ गए बाहर उठ के सारे, और बाहर आके टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। बेसिकली अभी नहीं हुए टेनिस कोर्ट में जमा, 20 जून को हुए थे जमा। मतलब ये 5 मई की है जब तो चले गए थे उठ के। 20 जून को, जून को जमा होते हैं टेनिस कोर्ट में। ये तुम देख भी रहे होगे पिक्चर जो है, ये टेनिस कोर्ट ओथ बोलते हैं इसको। 20 जून, याद रखना डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ये जो टेनिस कोर्ट ओथ, ये थर्ड एस्टेट के लोग जमा हुए हैं। तो इसमें ना कुछ लीडर्स भी थे, जाहिर सी बात है लीडर्स तो होंगे ही। तो इनके लीडर्स कौन कौन थे? अभी ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी से भी। ये जो टेनिस कोर्ट ओथ हुई थी ना, यहाँ पे जो लोग गैदर हुए थे 20 जून को, 20 जून को, इन्होंने अपने आप को ना नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया था। क्या कर दिया था? नेशनल असेंबली डिक्लेयर। नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली क्या करती है? इंडिया की नेशनल असेंबली ने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। तो स्वोर किया था कि अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, उससे पहले नहीं रुकेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन। अभी पता है क्या, अभी ना चेंजेस आने लग गए थे, चेंजेस आने लग गए थे। अभी ऐसा हो गया था कि मतलब सिग्नल तो पहुंच गए थे अपने मोटा भाई तक, अपने लुई 16 तक, कि कुछ तो हो रहा है भाई, डट थर्ड एस्टेट इज कुकिंग, थर्ड एस्टेट इज कुकिंग। अभी पहले, हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, जो नेशनल असेंबली है, अपनी नेशनल असेंबली थी, क्या थी नेशनल असेंबली? जो टेनिस कोर्ट ओथ के बाद नेशनल असेंबली अपने आप को डिक्लेयर किया था जिन्होंने, तो नेशनल असेंबली के ना लीडर्स थे। नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया था ना, उसको लीड किया था 2 लोगों ने। पूरा लिख दूँ, आप लोग ऐसे ही हो, मतलब कुछ भी सोचने लग जाओगे। उनको लीड किया था 2 लोगों ने, मीरा व्यू, मीरा व्यू और एबेसियस ने। और कमाल की बात पता है क्या, ऐसे भी लोग होते हैं, देख लो धर्मात्मा,
धर्मात्मा थे बिल्कुल, ये थे नोबल फैमिली से, मेरा भी हो, पर फिर भी इनकी आंखें भर आई उनका दुख देख के, जैसे हम सब की भरी हुई है अभी। हंसना मत कोई, ठीक है, मजाक की बात नहीं है, सच में आंखें भर आई थी। एंड ही डिसाइडेड टू स्टैंड अगेंस्ट द सिस्टम। अपना क्लासिक हीरो थे ये। तो ये देख लिया हम लोगों ने। अभी ना फिर क्या हुआ, फिर ना ये तो साइड में चल रहे थे, ये तो अपना मतलब 20 जून को, 20 जून को बैठ गए थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, कि अब तो भाई बना के ही उठेंगे। लेकिन ये थोड़ी है कि ये बैठ गए तो बनाने साइड में, ठीक है, अच्छा भाई हम साइड में बैठ गए, आप बना लो, हम बैठे हैं साइड में, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, हम देख लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। साइड में इवेंट्स चलती रहेंगी। तो इसके बाद क्या आने वाला है, कोई गैस कर सकता है? जून के बाद जुलाई, 14 जुलाई, क्या हुआ था 14 जुलाई को? ये तो बिजी थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लेकिन स्ट्रीट्स पे क्या हो रहा था? स्ट्रीट्स पे दंगे हो रहे थे, वुमेन, चिल्ड्रन क्रैश्ड इनटू मतलब शॉप्स, मतलब शीशे तोड़ रहे हैं, शीशे होते भी नहीं होंगे उस टाइम पे, सामान तोड़ रहे हैं, क्या क्या तोड़ रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, खाने के प्राइसेस हाई हैं, लगे हुए हैं हर किसी के हर साइड से। और उसी की इवेंट में चक्कर में वो फिर हमें बताई कि आर्मी आ रही है रोकने दंगों को, आर्मी भेजी जा रही है लुई 16 के द्वारा, जैसे मैंने फर्स्ट पेज पे डिस्कस किया था। और आर्मी को काउंटर करने के लिए इनको जरूरत थी आर्मरी की, कि वेपन्स कलेक्ट करें, वेपन्स मिलेंगे बेस्टाइल की जेल में। तो 14 जुलाई को बेस्टाइल की जेल स्टॉर्म कर दी, जहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन की ऑफिशियल शुरुआत मानी जाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की ऑफिशियल शुरुआत यहाँ से, वैसे स्टार्ट पहले से हो गया था, लेकिन प्रैक्टिकल शुरुआत जो विजिबल है 14 जुलाई को, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और ये तो मैंने बताया था आपको कि 7,000 लोग थे जिन्होंने स्टॉर्म किया था। प्रिजनर्स था, प्रिजनर एस्केप कर गए थे, वो सब मैंने बता दिया आपको। ये नोट डाउन कर लेना है बेसियास, और मेरा व्यू इंपॉर्टेंट है। हाँ तो अभी ना और कुछ बताता हूँ आपको। अभी मैं ना आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स बताता हूँ। तो एक ना र्यूमर स्प्रेड हो रहे थे बहुत ज़्यादा कि मैनर्स के जो वो थे ना लॉर्ड्स, उन्होंने ब्रिगेंड्स हायर किए हैं। ब्रिगेंड्स क्या होता है? ब्रिगेंड्स होता है जो लोग होते हैं, मतलब बैंडिट्स होते हैं, लुटेरे, चक्के होते हैं, मतलब लोग हायर किए हैं ताकि वो जो ये रेवोल्यूशनरीज है ना, रिबेल रिबेल कर रहे हैं जो, उनके खिलाफ जा सके। जो पीजेंट बेसिकली सिर्फ किंग के तो खिलाफ जाएगी नहीं फ्यूडल सोसाइटी में, जो उनके ऊपर लॉर्ड्स हैं, जो उन पर डायरेक्ट प्रेशर डालते हैं, उनके भी खिलाफ जाएंगे। तो लोग हायर किए हैं इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। तो जैसे किंग ने आर्मी भेजने के, किंग आर्मी भेजने वाला था या नहीं वाला था, वो तो यू रूमर था। उसके डर से जैसे बेस्टाइल को स्टॉर्म कर दिया, बेस्टाइल को, ऐसे ही कोने कोने में ना फ्रांस के लॉर्ड के, जो लॉर्ड्स होते हैं, मैनर के, मैनर क्या होता है? मैनर बेसिकली मैं बताता हूँ मैनर क्या होता है। मैनर ना एक वो होता है, मतलब एक फोर्ट फोर्ट होता है। ये मैनर ना अब लॉर्ड्स मतलब नोबल्स को दिया जाता है किंग के द्वारा। इसमें सब कुछ होता है, इसमें बहुत सारी लैंड्स होती है, जिसमें फ्यूडलिस्टिक तरीके से पीजेंट्स को काम करने पे मजबूर किया जाता है। लेकिन मैनर में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैनर में एक और चीज़ आती है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, चैटियक्स। चैटियक्स पता नहीं क्या ऐसे बोलते हैं इसको। मैनर तो पूरा वो हो गया, मतलब पूरी सराउंडिंग फोर्ट, उसके अंदर खेत वगैरह सब है। चैटियक्स
द पैलेस, जहाँ पे लॉर्ड रहते हैं। मैनर तो पूरी उनकी टेरिटरी हो गई, फोर्ट और उसके अराउंड की टेरिटरी, बट फोर्ट टू बी प्रिसाइज चैटियक्स है। तो जो पीजेंट्स थे, जैसे उन्होंने जो जनता थी फियर में आके बेस्टाइल पे हमला कर दिया आर्मरी लेने के लिए, ऐसे कोने कोने में जगह जगह पे लॉर्ड्स लोग हायर कर रहे हैं उन्हें तबाह करने के लिए, उसके फियर में लोगों ने चैटियक्स पर हमला कर दिया। चैटियक्स बेसिकली कैसल या फिर रेजिडेंस है, जहाँ पे किंग के मिनिस्टर्स, नोबेलिटी के जो लॉर्ड्स है वो रहते हैं। और चैटियक्स जो है ना वो मैनर के अंडर आता है। मैनर एक बड़ी चीज़ है, बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पे लॉर्ड की टेरिटरी है पूरी। तो चैटियक्स पे हमला करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ना इतना सब हो रहा है, इतना सब हो रहा है। अब लुई 16 भाई क्या है, तो राजा ही, राजा बाहर वालों से फाइट कर सकता है। जब वो देखेगा कि मेरे ही लोग सर पे चढ़े हुए हैं, वो क्या कर लेगा, हिल गया पूरा, पूरा हिल गया अपने मोटा भाई। और फाइनली नेशनल असेंबली की डिमांड्स को मानने पर उतर आए। और नेशनल असेंबली के साथ सुलह करने पर राजी हो गए। और 4 अगस्त को, अभी हम 14 जुलाई से आगे चल पड़े हैं, 4 अगस्त को 1789 को फर्स्ट मेजर चेंज आया। क्या हुआ 4 अगस्त को? 4 अगस्त को जो ओब्लिगेशंस थे, टैक्सेस थे, हर तरीके के टैक्सेस जो सिर्फ थर्ड एस्टेट पे थे, टिथेस थे। टिथेस तो प्रिविलेज स्पेशल टैक्स हो गया ना। अब छोटा मोटा टैक्स तो थर्ड एस्टेट को देना पड़ेगा, कंट्री रन कैसे होगी। प्रिविलेज टैक्सेस थे, जो टिथेस थे, जो चर्च लेती थी, वो एबोलिश कर दिए गए। चर्च को कन्फिस्केट कर लिया गया, मतलब चर्च पे कब्जा कर लिया गया, हड़प ली गई चर्च कि दो, जाओ इसे, बहुत बहुत तुमने जुर्म उठा लिए, बहुत खजाना छुपाया हुआ है, सब कुछ हमें दो, जनता का है सब कुछ। सारी प्रिविलेज से हाथ धोना पड़ा नोबेलिटी को और मेंबर्स ऑफ फर्स्ट एस्टेट, क्लर्जी को। और 2 बिलियन लीवर्स का, तो 2 बिलियन लीवर्स की टोटल संपत्ति उस दिन कन्फिस्केट की हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी फ्रांस की गवर्नमेंट ने। अब तुम सोच रहे हो कि गवर्नमेंट क्या है, राजा के पास तो पावर है नहीं। गवर्नमेंट बेसिकली लेजिस्लेचर है, या फिर एग्जीक्यूटिव भी कह लो। एग्जीक्यूटिव तो राजा है, लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेचर है जो नेशनल असेंबली है ना, अपनी गवर्नमेंट। या फिर अभी एग्जीक्यूटिव में भी चेंज आया, एग्जीक्यूशन में भी चेंज आया, मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की वो क्या कहते हैं स्थापना हुई, और कैसे कैसे चेंजेस आए आगे करके, तो मैं वो भी डिस्कस करूंगा। लेकिन जो अपनी गवर्नमेंट है ना, वो अब इन्फ्लुएंस्ड बाय नेशनल असेंबली है। वो अब सिर्फ राजा नहीं है, अब नेशनल असेंबली एक तरीके से गवर्नमेंट का एक फॉर्म बन गई है, इसके मेंबर्स गवर्नमेंट का पार्ट बन गए हैं। तो नेशनल असेंबली इज बेसिकली गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सिर्फ राजा नहीं रहा। 2 बिलियन लीवर्स कन्फिस्केट किए गए, लेकिन थर्ड एस्टेट से नहीं, प्रिविलेज सेक्शन से। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे समअप करते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने डिटेल में डिस्कस किया, एक एक चीज़ डिस्कस किया। अगर आप ये देख लेंगे तो आपको और कुछ देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे एंड ये चैप्टर सेकंड पार्ट में समअप कर देंगे। 2 पार्ट में 50-50 मिनट्स के अप्रोक्स चैप्टर कवर हो जाएगा पूरा डिटेल्ड में। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 1791 से स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड पार्ट। ठीक है, ऑलराइट गाइस, बाय। सेकंड पार्ट पे बने रहिएगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।